जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो तड़तड़ी विजय, लैंडस्लाइड विक्ट्री महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का हुआ है, ये न भूतो न भविष्य। अब 1962 में जब से महाराष्ट्र को गुजरात से स्वतंत्र कराया गया और उसे स्वतंत्र कराने के लिए 105 लोगों ने हुतात्मा जो अपनी आहुति दी थी, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया बना है, आज तक मतलब 50 साल से ज़्यादा हो गया, कोई पार्टी इतनी बड़ी मेजॉरिटी ला नहीं पाई। अपने आप को एक से एक सुरमा बसंत दादा पाटिल, शिवी चौहान जी और महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार जी 2-3 बार मुख्यमंत्री बने, मगर किसी ने इतनी बड़ी जीत, यहाँ तक कि दौर था, इंदिरा गांधी का करिश्मा था, वो भी ये विजय नहीं दिलवा पाई। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का चमत्कार था, 2 बार उनका मुख्यमंत्री बना, मगर ये चीज़ वो भी नहीं कर पाए। एंटोनियो माइनो 2 बार उनकी सत्ता आई, जब वो सुपर पीएम थी 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक, मगर एक दरदरी विजय किसी ने नहीं ले पाया। और ये करके दिखाया तो देवेंद्र फडणवीस जी ने करा कि न रात को सोते हैं न दिन को सोते हैं। मोदी जी की प्रेरणा, मृदुभाषी ज्ञान के भंडार, चौथी बार लगातार चुनाव जीते हैं नागपुर दक्षिण से, और पहले महापौर रह चुके, 5 साल तक का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री उनके ही नाम। मतलब इतने मुख्यमंत्री हुए मगर किसी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। किसी न किसी कारण से कुर्सी उनकी गई, मगर देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में 5 साल के बाद वापस रिपीट भी हुआ, वो भी एक प्रचंड बहुमत से 160 प्लस सीटों से। मगर गद्दारी की बात करने वाले, लोगों को गद्दार कहने वाले जनाब उद्धव ठाकरे वहीं से शुरुआत किए, झूठा इल्जाम लगाकर, और जो बसंत दादा पाटिल को जिस छुरे से शरद पवार जी ने वार किया था, वही छुरा शरद पवार जी ने दे दिया जनाब उद्धव ठाकरे को। बोले कर डालो कत्ल और आ जाओ मेरे साथ, 25 साल तक के लिए सत्ता स्थापन कर लो, क्योंकि हम 3 मजबूत लोग हो जाएंगे और ये अटूट गठबंधन हो जाएगा। फिर उन्होंने ऐसे व्यक्ति को आगे कर दिया जिसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया,
संजय राउत, और उनके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, मगर इतने मंदबुद्धि थे। राहुल गांधी के साथ घूमते घूमते इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और शरद पवार के ट्रैप में फंसते गए। इन्होंने उनको प्रमोशन दे दिया, उनको विश्व प्रवक्ता बना दिया। मतलब पूरे विश्व में इनके जैसा प्रवक्ता ही नहीं। सुबह 9 बजे उठते ही कि ढोल की बजना शुरू हो जाता था। और संजय राउत ने भी क्या मालूम किससे सुपारी लिया था कि जब तक मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरासत एकनाथ शिंदे को ट्रांसफर नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और उद्धव ठाकरे की बुद्धि भ्रष्ट थी। 56 सीट जीते थे, आज अपने बुरे कर्मों की वजह से 20 सीटें जीते हैं। ऐसे ऐसे धुरंधर इनका साथ छोड़ के चले गए जो कि हम साया हुआ करते थे, जिन्होंने शिव सैनिकों के नाम पे अपना जीवन इनको दिया था। मगर हिंदू तीनों ने छोड़ा, मगर उनकी विरासत को जिंदा रखने के लिए सच्चे शिव सैनिक एकनाथराव शिंदे जी ने पार्टी नहीं तोड़ी। उन्होंने सत्ता हस्तांतरित किया और यहां तक भी उनका उदार दिल जब गुवाहाटी से वापस आए, गुवाहाटी से उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री तो आप हमें बनाना ही चाहते थे, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव जीते हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आ जाओ, हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे। मगर मंद बुद्धि वाला संजय राउत क्या बोला कि ये तो 40 रेड़े ला रहा है, 40 रेड़े। दुसरी गोष्टी काय बोलली की जर मुंबईत आले तर आमचे शिवसैनिक हे रस्त्यावर त्यांचे अंतिम संस्कार करणार आहे। हे सगळे भूत आहे, भूत मेले आहे। इसके बावजूद भी उनकी शालीनता, मगर उन्होंने एक ही कसम लिया था कि मैं हिंदुत्व के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा और हिंदुत्व के नाम से जाने जाने वाली पार्टी हिंदुत्व के लिए काम करेगी। और वैसा ही करके दिखाया और जीत में 56 सीट का 57 सीट कर दिया। और एक तरफ उद्धव ठाकरे जी जनाब बन गए और औरंगजेब की मजार पे जाके आए। चुनाव से ठीक पहले उनको एक अहंकार हो गया था, क्योंकि एक फेक नैरेटिव के चक्कर में महाराष्ट्र में इन लोगों को लोकसभा में 31 सीटें मिल गई थी। तो पहले तो ये लोगों का मुख्यमंत्री के लिए सबसे भीख मांगते फिर रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, हमने बहुत बढ़िया काम किया है। अरे जनता भूली नहीं थी, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना के टाइम में कोई मरा था तो महाराष्ट्र और मुंबई में मरा था। जनता सब याद रखती है और समय आने पर सूत के साथ वापस करती है या सूत समेत वसूली करती है। और वैसे हुआ है। अगर इतने के बावजूद भी आज जो उलट सुलट बयान दे रहे हो, अगर अभी भी आप नहीं चेते, ईवीएम का रोना रो रहे हो,
तो आने वाले समय में इससे भी तुम्हारी बुरी हालत होने वाली है। एक मैं हिंदू और हिंदुत्व होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं कि जो कुछ हुआ भूल जाओ। एक बार आप मोदी जी के सामने आओ और दोनों जन आपस में गले लगो और बिना शर्त समर्थन दो। क्या हमारी भूल हो गई? अब हमको आगे आप मौका देना। हमको कुर्सी नहीं चाहिए। आपके दिल में जितना होगा उतना सीट दे देना। दूसरी बात कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने जो दिमाग लगाया, तीसरा व्यक्ति जो कि साथ में आया वो है अजीत दादा पवार। तो इसके पहले शरद चंद्र पवार जी ने कहा न मैं टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, मैं फिर से एनसीपी खड़ा करके दिखाऊंगा। मगर युवा जोश, सुलझे हुए व्यक्ति, 25-30 साल का प्रशासनिक अनुभव, अजीत दादा पवार ने कहा कि चलो फिर उतर जाते हैं जंगे मैदान में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 4 सीट में सिर्फ एक ही सीट जीता था और उनकी गलती हुई थी जो बारामती से अपनी बहन सुप्रिया सूले के सामने अपनी बीवी सुनेत्रा पवार को खड़ा किया था। बहनों 1 लाख से अधिक वोटों से पराजित हुई थी। इन्होंने जाके वहाँ की जनता से, बारामती की जनता से माफ़ी मांगा कि ये मेरी भूल थी जो मेरी इकलौती बहन के सामने मैंने मेरी वाइफ को खड़ा किया था। एक बार मुझे माफ़ करना। वही गलती शरद पवार ने किया और इनके ही भतीजे युगेंद्र पवार को उनके सामने खड़ा किया। मगर ऐसी बुरी हार हुई युगेंद्र पवार की कि अब शरद पवार अपने ही कंस्टिट्यूएंसी, अपने होम टाउन में जाने लायक नहीं बचे। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर एक कुर्सी के लिए किसी प्रकार की खींचतान होगी तो देश की, महाराष्ट्र की जनता के दिए हुए कौल का अपमान होगा। इसके लिए एकनाथ राव शिंदे जी को बड़ा दिल दिखाते हुए आकर कहना चाहिए कि 105 सीट लेकर हमारे जैसे एक रिक्शा चालक को अगर देवेंद्र जी ने उपकार करके मुख्यमंत्री बनाया तो मैं उनको कांटों से भरा ताज नहीं, एक समृद्ध महाराष्ट्र और एक बड़े बहुमत से, प्रचंड बहुमत वाली सरकार गिफ्ट देना चाहता हूं। इसे दोस्ती कहते हैं और इनको करण अर्जुन जैसी दोस्ती निभानी चाहिए। और 5 साल में महाराष्ट्र को शंघाई, अमेरिका, लंदन जैसे विकसित राष्ट्रों के लेवल में महाराष्ट्र को खड़ा करना चाहिए। न जहाँ पानी की समस्या हो, न जहाँ रोजगार की समस्या हो, न यहाँ युवाओं की समस्या हो और न तो यहाँ पे किसानों की कोई समस्या हो। अगर कोई हमारे किसान भाई आत्महत्या करते हैं तो उस चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, उनके लिए कितनी भी संपत्ति और संपदा देनी पड़े, उनको कितना भी फंड देना पड़े, उनकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त करनी चाहिए। सूखा और बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए और महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इकट्ठा करने वाला समृद्ध महाराष्ट्र बनावे और धारावी को वेल डेवलप करके वहाँ के गरीबों के जिंदगी में खुशहाली लावे। और लाडली बहना योजना जो आपने चालू किया, जिसके बदौलत आपको एक प्रचंड बहुमत मिली है, उनकी किस्तों को और आगे बढ़ाकर उनको आगे कंटिन्यू देते रहे। आप लोगों की क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ये आप इतना शेयर करें कि देवेंद्र फडणवीस तक ये हमारी बात पहुंच जाए। एकनाथ राव शिंदे और अजीत दादा पवार जो कि निकम्मे साबित हो गए थे, उनको एक बार सम्मान सहित असली एनसीपी का टैग मिला है, तो उनको भी आदर करते हुए और नतमस्तक होकर राजी खुशी होके मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र जी को देना चाहिए। और शीर्ष नेतृत्व से भी हमारी यही अपील है, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी अपील है कि आपको
देवेंद्र जी जैसा मुख्यमंत्री मिला है उसको आप यूटिलाइज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।